हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव इंटमोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे थे। इसी सीरीज़ को इस वीडियो में आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बैसिलस thuringiensis इज अवेलेबल इन द मार्केट। यानी कि जो बीटी होता है, बीटी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो किस नाम से हमें मार्केट में मिलेगा। यानी कि इसका ट्रेड नाम पूछा गया, तो इसका ट्रेड नाम क्या होता है, डिपेल होता है और डेल्फिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टॉक्सिक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड हैव कलर ऑफ लोअर ट्राइंगल। यानी कि ये पूछ रहे हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड हैव कलर ऑफ लोअर ट्राइंगल, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट्रोपिन इज एन, ये पूछ रहा है एट्रोपिन होता है, तो एट्रोपिन एट्रोपिन क्या होता है, एंटीडोट होता है। एट्रोपिन क्या होता है, एंटीडोट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। यहाँ पर DPPQS भी क्या है, यहाँ पर लोकेटेड है फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, किसकी, DPPQS की, 1946 में, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पेस्टिसाइड, टोटल नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रिस्ट्रिक्टेड फॉर द यूज इन इंडिया, यूज इन इंडिया। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। टोटल पेस्टिसाइड की नंबर दिया गया है, तो कितना है, 7 पेस्टिसाइड को क्या किया गया है, बैन किया गया है। अभी ये पुराना डाटा है, नए में और भी पेस्टिसाइड को बैन कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द मेकिंग ऑफ फॉग्स, मतलब किस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं क्या, फॉग बनाने के लिए हम स्प्रे करते हैं ना, फॉग, वेपर, एरोसोल, मिस्ट। तो इसमें पूछा गया है, विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग फॉग, फॉग बनाने के लिए, स्मोक एंड वेपर स्प्रे के लिए। तो कौन सी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, थर्मल, थर्मल एनर्जी का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि गलत है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, मीडियम डायमीटर में दिया गया है। तो मिस्ट का कितना होता है, मिस्ट का 51 से 100 डायमीटर होता है, हाँ तो ये सही होता है। एरोसोल का भी दिया गया 105 होता है, ये भी सही होता है। स्मोक का दिया गया 0.1 से 1, ये भी सही होता है। वेपर वेपर का दिया गया इतना 400, यानी कि मोर देन 400, लेकिन गलत, इसका लेस देन 400 से भी ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, करेक्ट है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पूरे को। सबसे पहले दिया गया है इसमें, फ्लैट फैन स्प्रे नोजल आर वाइडली, फ्लैट क्या दिया गया है, नोजल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल आर वाइडली यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट स्पेयरिंग ऑफ हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, तो ये भी ये सही हो जाएगा। अगला दिया है फ्लडिंग फैन नोजल, ये नोजल के जो स्पेयर होता है उसके नोजल के पार्ट दिए गए हैं, तो उन्हीं नोजल में पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्बो फ्लड जेट इज डिजाइंड फॉर यूज विद सॉयल इनकॉर्पोरेट हर्बिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये नोजल के बारे में दिया गया है, जो स्प्रे के नोजल होते हैं उनके बारे में। फिर दिया गया है कॉन्सेप्ट नोजल, एक कॉन्सेप्ट नोजल होता है, ये लॉ ट्रिप्ड नोजल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अप्लाई सॉइल इनकॉर्पोरेट बाय हर्बिसाइड, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और ये दिया गया ऑल ऑफ दीज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे सारे सही दिए गए हैं नोजलों के बारे में। अगर हम एक एक लाइन को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब हम इंटोमोलॉजी की स्पेशल सीरीज को करेंगे उसमें हम बताएंगे एक एक चीज़ को वन बाई वन करके। यहाँ पर हमारी सीरीज क्या, ऑब्जेक्टिव इंटोमोलॉजी की है, तो अपना ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम आपके क्वेश्चन जो भी आपको समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन पे हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में फर्स्ट फील्ड रिलीज ऑफ बीटी कॉटन वाज, यानी कि जो बीटी कॉटन है वो रिलीज किस ईयर में हुई थी, तो किस में हुई थी, 1996 में, यानी कि 1996 में फर्स्ट की बीटी कॉटन रिलीज हुई थी।
अगला क्वेश्चन दिया गया इन इंडिया बीटी कॉटन वाज रिलीज्ड फॉर द कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन द ईयर, किस ईयर में बीटी कॉटन को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, कॉमर्शियल जो कल्टीवेशन की गई थी वो किस ईयर में की गई थी, तो कितने में की गई थी, 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप विच हैव हाईएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, ट्रांसजेनिक क्रॉप का एरिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस ट्रांसजेनिक क्रॉप का एरिया है वर्ल्ड में, तो किसका है, सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया वार्नेस, वार्नेस और वारस्टार एंड वारजेंस आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाई, यानी किस क्रॉप का जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमने वारनेस, वारस्टार एंड बारजीन्स बनाया, तो किसका बनाया, मस्टर्ड का यूज करके, मस्टर्ड की क्रॉप को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई यूज किया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वो हमने क्या बनाया है उससे, हमने बनाया वारस्टार, वारनेस एंड वारजीन्स। अगला क्वेश्चन दिया गया था एरिया अंडर बीटी कॉटन इन इंडिया अबाउट, यानी कि इंडिया के अंदर बीटी कॉटन का एरिया है वो कितना है, तो कितना हो जाएगा इसका 60, यानी कि 6 लाख, 6 लाख हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा एरिया इसका, कितना हो जाएगा 6 लाख, वंस टेंस यानी कि 60 लाख हो जाएगा, 60 लाख हेक्टेयर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है इन इंडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी is responsible for monitoring of genetically modified crops comes under ministry of, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट दिया गया है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम क्या करते हैं, बना के तैयार करते हैं, तो उन क्रॉपों का क्या होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्क ऑन जीएम, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इज कैरीड आउट बाई, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है उन पे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया वर्क ऑन जीएम मस्टर्ड इज कैरीड आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राग्रो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडिया मोल रेट इज जूलॉजिकली नेम इज, यानी कि जो इंडिया का मोल रेट है, मोल क्या है, चूहा, मोल रेट, इसका जूलॉजिकली नेम क्या होता है। ये जेआरएफ में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आईसीआर के एसआरएफ वाले एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन मोल रेट का जूलॉजिकल नाम क्या होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये होता है बेंडिकोटा वेंगलेंसिस, बेंडिकोटा वेंगलेंसिस, ये इसका आंसर हो जाएगा इंडियन मोल रेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है लेशमानियोसिस, लेशमानियोसिस और कोला आजार डिजीज कास्ड बाई प्रोटोजुआन, ये डिजीज कोला आजार और लेशमानियोसिस किससे होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजुआन से, जिसमें इसका नाम दिया गया है लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी एंड स्प्रेड बाई, यानी कि जो डिजीज है किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, किसके द्वारा ये डिजीज फैलते हैं, तो ये डिजीज किसके द्वारा फैलते हैं, टेस्टिस फ्लाइज के द्वारा, यानी कि इसमें हमारा क्या डी आंसर सही, सॉरी ये टेस्टिस फ्लाई के द्वारा नहीं, ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलते हैं, ये किसके द्वारा फैलते हैं, सैंड फ्लाई के द्वारा, सैंड फ्लाई हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सैंड फ्लाई के द्वारा, यानी कि कोला आजार एंड लेशमानियोसिस ये दोनों डिजीज किसके द्वारा फैलते हैं, सैंड फ्लाई के द्वारा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया इंसेक्ट वेक्टर ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, माइंड में क्या ऐसा सिकनेस हो जाती है कि हमें नींद नहीं आती है, कास्ड बाई ये किसके कारण होता है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस, यानी कि ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस इज, ये किसके द्वारा क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है, ये होता है टेस्टिस फ्लाई के द्वारा, एक काला आजार होता है सैंड फ्लाई के द्वारा, और ट्रिपनोसोमा स्प्रेड होता है इसके द्वारा, टेस्टिस फ्लाइज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया फीवर इन मैन, जो आदमियों में जो मलेरिया फीवर होता है उसका कॉजिटिव यानी कि कॉजिटिव एजेंट कौन है, उसका पैथोजन कौन है जिसके द्वारा ये डिजीज क्या होता है, मनुष्यों में होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी सही, जो मलेरिया डिजीज स्प्रेड होता है ह्यूमन में वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है
डिजीज, मतलब डेंगू डिजीज दिया गया है, कास्ड बाई वायरस, ये वायरस की वजह से होता है डेंगू डिजीज। इज ट्रांसमिटेड बाई, तो ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, तो किसके द्वारा होता है ये, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी के द्वारा क्या होता है डेंगू डिजीज, वायरस के द्वारा जो जो ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा, एजिप्ट इजिप्ट की, ये क्या होता है, मच्छर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया नोडास विंग इज प्रेजेंट इन दी ऑर्डर, यानी कि नोडास विंग्स कैसे विंग्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे जो ऑर्डर ऑर्डोनेटा होता है, ऑर्डोनेटा में जो ड्रैगन फ्लाई पाई जाती है, डैमसेल फ्लाई पाई जाती है, तो उसके विंग्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नोडास विंग्स। इनकी एक खासियत और होती है, ये जो विंग्स होते हैं ना, इनमें फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट, यानी कि ये क्यों फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं, फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म क्या होती है इनमें, एब्सेंट होती है। तो नोडास विंग्स कैसे विंग्स होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये किसमें होते हैं, ओडोनेटा में। ओडोनेटा में कौन कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं, एक तो ड्रैगन फ्लाई होती है और डैमसेल फ्लाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है काइटिन इनहिबिटर कंपाउंड, यानी कि ये पूछ रहे हैं जो काइटिन इनहिबिटर, काइटिन क्या होता है, जो बॉडी में जो इंसेक्ट की बॉडी में क्यूटिकल होती है ना, उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है काइटिन। तो ये पूछना चाहते हैं कि काइटिन जो है इनहिबिटर वो कंपाउंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिमिलिन हो जाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ये किसका कंपाउंड है, डिमिलिन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिल्क ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लेवियल ग्लैंड, यानी कि सिल्क जो इंसेक्ट जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है वो किसका होता है, वो मॉडिफाई होती है, वो परिवर्तित किसकी होती है, लेवियल ग्लैंड की परिवर्तन होता है इसमें सिल्क ग्लैंड में। तो ये पूछ रहे हैं कि सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लेवियल ग्लैंड, ये इसका ओरिजिन पूछ रहे हैं, तो इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। हमने अपना एक वीडियो एंटोमोलॉजी का ही बनाया था, उसमें बताया था एक्टोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन और एक्टोडर्मल एंडोडर्मल ओरिजिन, दोनों ओरिजिन के बारे में बताया था। तो सिल्क ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लेबियल ग्लैंड, ये ओरिजिन किसका होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन हो, ये ग्लैंड किसमें पाई जाती है, सिल्क वर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द न्यूली हैच सिल्क वॉर्म, यानी कि जो नया सिल्क वॉर्म होता है जिसकी हैचिंग होती है, हैचिंग मतलब अंडे से जब निकलता है सिल्क वॉर्म, वर्म आर नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कैक्स कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा, एंट्स भी कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा, और चवाकी भी कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया गया द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून सेल लेयर इज नोन एज, यानी कि द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा, जब हम प्यूपा को क्या करते हैं, किलिंग करते हैं, विदाउट चेंजिंग द कोकून, जब वो क्या वो कोकून में चेंज नहीं हुआ होता है, तो कोकून लेयर इज नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिपलिंग, इसको क्या कहते हैं, स्टिपलिंग। द प्रोसेस ऑफ किलिंग, ये हम किस लिए करते हैं, हम किस लिए करते हैं, क्योंकि सिल्क को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीपा की किलिंग करते हैं, गर्म पानी में हम क्या करते हैं, हॉट वाटर में इसकी किलिंग करते हैं पीपा को, जिससे क्या करते हैं, हम कोकून को आसानी से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है द प्रोसेस ऑफ, जब ये पीपल स्टेज में होते हैं, पीपल स्टेज से जब ये क्या करते हैं, अपने आप को एक सिल्क बना लेते हैं ऊपर, तो हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करने के लिए हम सेरिकल्चर करते हैं। तो इसमें दिया गया द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून सेल लेयर इज नोन एज, इसे बोलते हैं स्टिपलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द स्टेट विच रैंक फर्स्ट इन रॉ सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो कच्चा सिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट किसका स्थान है, तो फर्स्ट किस स्टेट का है, कर्नाटका का प्रथम स्थान है कच्चा सिल्क प्रोडक्शन में, कच्चा जब हम सिल्क प्रोडक्शन करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया था स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म वैन इट इज सिंथेसाइज सिल्क, यानी कि जब ये क्या करते हैं, सिल्क का निर्माण करते हैं, तो वो इंसेक्ट की कौन सी स्टेज होती है, यानी कि इसकी कौन सी स्टेज होती है जब इनका क्या होता है, सिल्क का निर्माण होता है। तो चलिए इसको ऊपर करके थोड़ा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है फोर्थ स्टार लार्वी, फोर्थ स्टार लार्वी भी होती है, ये भी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है फिफ्थ स्टार लार्वी, ये भी सही हो जाएगा। प्री पीपल स्टेज, प्री पीपल स्टेज ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए एंड बी, क्योंकि जो लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, इसकी पांचवी जो स्टार स्टेज होती है और चौथी जो स्टार स्टेज होती है, यानी कि चौथी और पांचवी स्टार में क्या होता है, ये सिल्क का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है सिल्क वॉर्म के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी स्पेसीज दी गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। टसर सिल्क वर्म दिया गया, एंथेरिया माइलिटा, कौन कौन से दिया गया, फिर दिया गया मूंगा सिल्क वर्म, एंथेरिया असामी दिया गया, फिर दिया गया एरी सिल्क वर्म, एरी सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम होता है संजा
साइंथिया राइसिनी, समझा, साइंथिया राइसिनी। तो ये तो तीनों सही हो जाएंगे। और ऊपर का दिया गया मलबेरी सिल्क वर्म, एंथेरिया स्पीसीज, ये गलत हो जाएगा। ये कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें, ये सर मलबेरी जो है वो करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ जनरेशन एंड इंसेक्ट। क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ जनरेशन एंड insect complete in 1 year in its natural condition is known as। जब द नंबर ऑफ जनरेशन एंड इंसेक्ट कंप्लीट इन अ ईयर, जब एक ईयर में एक जनरेशन कंप्लीट होती है, तो सिल्क वॉर्म की अगर एक ईयर में एक जनरेशन कंप्लीट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम वोल्टिनिज्म। वोल्टिनिज्म बोलते हैं जब एक साल में एक इंसेक्ट की, सिल्क वॉर्म की जनरेशन कंप्लीट होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टिनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।